हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज हम देखेंगे आपका BPAG 172 ब्लॉक 1 का यूनिट 3 भारत में शासन का ढांचा। ठीक है, यानी भारत में शासन किस तरह से चलता है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट लेंगे, लेकिन ये जो यूनिट है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपके पढ़ने के लिए है और बहुत सारे क्वेश्चन के पूछने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो इसको हम एक ही वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं। यदि थोड़ा सा वो कम हुआ तो उसको हम इसी में कर देंगे, अदरवाइज हम उसको दूसरे वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और साथ में हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम पहले भी शासन का शब्द का मतलब देख चुके थे, शासन के अवधारणात्मक उसमें देख चुके थे। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है ना, कि शासन शब्द जो होता है उन किन चीजों से बना होता है। तो देखिए, शासन शब्द दोनों राज्य और गैर राज्य के सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शक बन गया है। ठीक है ना, तो जो शासन शब्द है वो इन दोनों से आप कह सकते हैं मिलके भी बना हुआ है और इन दोनों को मार्गदर्शन देता है, इन दोनों को काम बताता है किस तरह से क्या करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आर्थिक कल्याण, बाल भलाई, जेंडर को मुख्य धारा में लाना, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक प्रसार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जोड़ने, शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने की प्रवृत्ति रही है। तो शासन का काम राज्य और गैर राज्य दोनों के अंतर्गत होता है। दोनों को मार्गदर्शक यानी कि पथ प्रदर्शक के रूप में, आगे बढ़ाने के रूप में देखा जाता है। और बहुत सारे ऐसे काम होते शासन को करने होते हैं। आर्थिक कल्याण, भलाई, जेंडर, प्राकृतिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक प्रचार, पर्यावरण संरक्षण, इन लोगों को शिक्षित करना। ठीक है ना, इन सभी चीजों को जोड़ने का रहा है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, क्योंकि ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ज्यादा कुछ होता नहीं है। मेन चीज जो होती है वो आपको यहाँ से मिलेगी कि शासन के संचालन का ढांचा यानी राज कार्यकर्ताओं की भूमिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शासन के संचालन का ढांचा किस तरह से होता है, समझाइए। ठीक है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ, शासन के अवधारणात्मक विकास से क्या समझते हैं और शासन के संचालन का ढांचा कैसे होता है, समझाइए। ठीक है, या शासन के संचालन का ढांचा कैसे होता है और राज कार्यकर्ताओं की इसमें क्या भूमिका होती है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य शासन के संचालन में राज कार्यकर्ताओं की भूमिका किस तरह से होती है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम न्याय शास्त्र की बात करते हैं तो हमारे न्याय शास्त्र में, हमारे यानी कि न्यायालय में, संविधान में लिखा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, और इस नींव के आधार पर ही राज्य या उसके व्यक्तियों को अत्याचारी बनने से कैसे रोका जाए। यानी कि यहाँ पर जैसे कि किसने लिखा, हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। तो एक बुद्धिजीवी हुए और बुद्धिजीवी ने ही कहा कि कानून से कोई ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून है और हर एक का निपटारा, हर एक का निर्णय कानून लेगा। ठीक है ना, और इसी के आधार पर राज्य उसके व्यक्तियों को किस तरह से मतलब अत्याचार करे, वो किसी के ऊपर जुल्म सितम ढाए, वो कुछ गलत कर रहे हैं तो किस तरह से उनको रोका जा सकता है। तो यहाँ पर इसी रूपरेखा का निर्माण किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, कानून से पहले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, जाति, पंथ, धर्म, जेंडर, विकलांगता आदि का ध्यान किए बिना संविधान का विचार आधुनिक काल में विकसित हुआ है। तो संविधान में वही है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। लोगों को और राज्य को किस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार करने, जुर्म करने से रोका जाए और साथ में जो नागरिक के अधिकार मिले हैं तो नागरिक के अधिकारों की किस तरह से रक्षा किया जाए। कानून से पहले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान, यानी जब तक कोर्ट में नहीं पहुंचता है कोई भी चीज तो उसके पहले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, जाति, धर्म, जेंडर, विकलांगता के आधार पर उनके साथ व्यवहार ना किया जाए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, ये सभी चीजें आधुनिक काल में आई हैं और वास्तव में आधुनिक भारत के संस्थापक, शासन का ढांचा, अब आधुनिक भारत के संस्थापक वही है भीमराव अंबेडकर। भारत का ढांचा जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता है उसे स्थापित करने की अभिलाषा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शासन में संविधान के संचालन की रूपरेखा और राज कार्यकर्ताओं पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहला आता है संवैधानिक सर्वोच्चता। ठीक है, अब देखिए
राज्य कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, तो शासन के संचालन का ढांचा इन्हीं से बनता है, पॉइंट बाय पॉइंट दिया जाएगा, और राज्य कार्यकर्ताओं की भूमिका भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। तो संवैधानिक सर्वोच्चता क्या होता है, क्योंकि हमारी संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान ने इसको अपना लिया था, और इसके सदस्य जो थे वो लोकतंत्र में शासन की संभावित चुनौतियों से, मतलब लोकतंत्र के शासन में कौन सी आगे आने वाली ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं, वो उस चीज को समझ चुके थे जिन्होंने संविधान बनाया। और वास्तव में भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अर्थ निकाला जा सकता है, और अंबेडकर संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में थे, यानी वो अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा भी था कि मुझे लगता है कि संविधान व्यवहारिक लचीला है और देश को शांति और युद्ध दोनों में से एक के साथ रखने के लिए काफी मजबूत है। तो वास्तव में यदि मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर नए संविधान के तहत चीजें गलत होती हैं, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक अयोग्य संविधान था। हमें यह कहना होगा कि आदमी समाज के निम्न स्तर पे नीच या कीड़, ठीक है, था। तो यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता के मामले में थोड़ा सा पहले बताया गया कि इसकी स्थापना कब की गई थी, कब इसको अपनाया गया है, किसने इसकी स्थापना की, और उनके विचार क्या थे संविधान के बारे में। ठीक है, ओके, अब आगे ले लेते हैं। एक अच्छे संविधान की मात्र उपस्थिति से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बढ़ावा नहीं मिल सकता। यदि आप कहें कि संविधान बस बहुत अच्छा है, तो लोकतंत्र जो होता है, जो शासन होता है, उसको इससे बढ़ावा नहीं मिलता है, बल्कि संविधान अच्छा है उसके लिए शासन की गुणवत्ता का निर्धारण होना, राज्य और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा हमारा प्रस्तावना में निहित सिद्धांत जो दिए गए हैं उनको बनाए रखना जरूरी होता है। यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको फॉलो करना, राज्य उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको फॉलो करना, उनको मानना जरूरी होता है। तो मात्र संविधान, एक अच्छे संविधान की उपस्थिति पर काफी नहीं होती है कि एक अच्छा संविधान बना दिया गया, वो जरूरी नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन में क्या जरूरी है, शासन की गुणवत्ता का निर्धारण, शासन की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, राज्य और उसके जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो संविधान में सिद्धांत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता है उनको मानना जरूरी है। तो संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों, कार्यों, अधिकारों, क्षेत्र की सीमाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करके शासन के लिए मूलभूत ढांचा प्रदान करता है। तो शासन का ढांचा कहाँ से मिलता है, 3 जगहों से मिलता है। संविधान तो है ही है, लेकिन संविधान के साथ साथ में जो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, इनको कुछ शक्तियां दी गए हैं, उनको कुछ कार्य, कुछ अधिकार दिए गए हैं। शक्ति और अधिकार में फर्क होता है, ठीक है ना। शक्तियां होती हैं यानी पावर दिए गए हैं, वो कानून बना सकते हैं, और वहीं पर उनको कुछ कार्य करने के लिए दिए गए हैं, और साथ साथ उनको कुछ अधिकार भी दे दिए गए कि आप इस पे ये काम कर सकते हैं। तो ये काम जो होता है किसका होता है, शासन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, और अपने नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकारों, जिम्मेदारी, उपायों को निर्दिष्ट करता है। यानी नागरिकों की जो भी उपलब्धि, अधिकार, जिम्मेदारियां होती हैं उनको पालन कराता है। कौन पालन कराता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस मूलभूत ढांचे के आधार पर संबंधित मंत्रालयों, विभागों द्वारा विशिष्ट नियमों और विनियमों का मसौदा तैयार किया जाता है, और संविधान के सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले में न्यायपालिका को मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार देता है, अर्थात न्यायालय इस मुद्दे को सब उठा सकता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई गलत काम हो रहा है, उसको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार खंडित हो रहे हैं, तो यहाँ पर न्यायालय खुद भी इस मुद्दे को उठा सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति उठाए, कोई और उठाए, न्यायालय खुद भी इसको उठा सकता है और कह सकता है कि उस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आदेश दे सकता है, ठीक है। तो ये आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ढांचे में सबसे पहला क्या लिखा, सर्वोच्च संविधान। अब दूसरा संसदीय प्रणाली, ये सब ढांचे के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अभी हमने सर्वोच्च क्या पढ़ा, संविधान पढ़ा। अब भारत की जो संसद है वो भारतीय संघ की संवैधानिक शक्तियों के निक्षेप के रूप में कार्यपालिका को उसके निर्णयों के संबंध में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यानी भारत की जो संसद है, देखिए उसको जो है संविधान की तरफ से कुछ शक्तियां मिली हुई हैं भारतीय संघ को, ठीक है। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में आपने इसको पढ़ा है, ठीक है, राइट। तो भारतीय संघ को यहाँ पे कुछ शक्तियां दी गई हैं, और वो शक्तियां जो है वो कार्यपालिका को दी जाती हैं, उनके निर्णयों के संबंध में दी जाती हैं, और कार्यपालिका हमेशा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना।
क्योंकि ये राज्य से संबंधित है। तो स्वतंत्रता के पश्चात हमारी संसद विधानों, विधेयकों, वाद विवाद, प्रश्नकाल, कार्य संचालन सभी काम यहाँ पर किए जाते हैं और हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो लोकतंत्र में एक मौलिक स्थान रखते हैं। और हमारी संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा यानी सदनों का घर और राज्यसभा राज्यों का परिषद शामिल किया जाता है। ये एक संसदीय प्रणाली है, ठीक है ना, संसदीय प्रणाली है। यानी संसदीय प्रणाली के अंतर क्या क्या आता है तो आपको यही लिखना होगा। तो देखिए संसदीय प्रणाली जो होती है ना, तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया होती है और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका आती है, ठीक है, राइट। कार्यपालिका, विधायिका जो राज्य के रहने वाले लोग यानी कि जो राज्य में रहने वाले लोग होते हैं, जो जनता होते हैं, ठीक है ना, उनके प्रति उत्तरदायी होती है और उनको नियंत्रित करती है, उनके अधिकारों की देखरेख करती है, ठीक है ना। तो संविधान सभा ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद भारत के लिए एक ब्रिटिश मॉडल की संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के निकट घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है। विधायिका विधेयक बनाती है और कार्यपालिका उसको फॉलो करती है। तो कार्यपालिका का निर्माण जो होता है कहाँ से होता है? विधायिका से होता है, ठीक है ना, राइट। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। विशेष रूप से अब देख लेते हैं, जो राष्ट्रपति होता है वो प्रमुख होता है और वह विधानसभाओं में से किसी से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। वह संसद का भिन्न अंग होता है और जिसकी ओर से संसद की व्यावसायिक कार्रवाई का पालन किया जाता है। संसद में पारित विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक वह राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त ना कर ले। तो संसदीय प्रणाली को अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक चीज कार्यपालिका और दूसरा यहाँ पे विधायिका जो होती है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है ना, यानी कि कार्यपालिका हक, विधायिका हक देती है, कार्यपालिका को अधिकार देती है, ठीक है ना, विधेय देती है और कार्यपालिका उसके प्रति हमेशा क्या होती है? जिम्मेदार होती है। अब यहाँ पर जब राष्ट्रपति की बात आ जाती है तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और वो विधानसभाओं में से किसी संबंधित नहीं होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का एक अलग ही पद होता है लेकिन संसद का वो अभिन्न अंग कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि संसद की जो व्यवसायिक कार्रवाई की जाती है उसका पालन किया जाता है, ठीक है ना। और संसद में मान लीजिए जैसे लोकसभा, विधानसभा में जो भी कानून, संसद वही होती है, ठीक है ना, लोकसभा, विधानसभा, यहाँ पे कोई भी कानून यदि पारित किया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है, मान लीजिए कोई कानून बन गया, अब उसको संसद में पारित करना है तो पारित करने कर तो दिया गया लेकिन वो तब तक अधिनियम, तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन न कर दे, सिग्नेचर न कर दे। और राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति की सहमति इसी में है, यानी राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है, ओके। और दूसरी ओर राष्ट्रपति या तो सहमति के बिना बिल वापस भेज सकता है। यदि उसको लगता है कि कुछ गलत है, ये ठीक नहीं है, तो बिना साइन किए हुए बिल वापस भेज सकता है या सदनों को बिल पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पुनर्विचार के लिए एक संदेश के साथ लगभग लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विधेयक को कार्यालय को वापस भेजकर अपनी राष्ट्रपति शक्ति का दावा किया था। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का दावा कब करता है? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत मान लीजिए कोई विधेयक पारित किया जाता है, कोई अधिकार, कोई कानून बनाया जाता है, कोई अधिनियम बनाया जाता है, तो उसको जब बनाने के बाद, जब उसको तैयार मसौदा तैयार करने के बाद जब उसको विधानसभा में, संसद में पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति वहां पे जरूरी होती है। राष्ट्रपति सहमति देता है, सिग्नेचर करता है तो पास माना जाता है और यदि वापस फिर भेज दिया जाता है तो मतलब राष्ट्रपति इससे सहमत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दिया हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब कार्यपालिका मंत्रियों को सामूहिक रूप से संसद में सामान्य और लोकसभा में विशेष रूप से जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये देश के चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग उनको चुन के वहां भेजते हैं, मतलब संसदीय दल पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा मंत्री परिषद को पद से हटा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध आचार्य कृपलानी द्वारा प्रथम अविश्वास प्रस्ताव का चरण किया गया था और 4 दिनों
में 21 घंटे के तक वाद विवाद हुआ, जिसमें 40 संसद सदस्यों ने भाग लिया और सदन ने भारी बहुमत के कारण अविश्वास प्रस्ताव सरकार को खारिज नहीं कर सका। तो जबकि अविश्वास प्रस्ताव गठबंधन सरकार के मामले में सत्तारूढ़ सरकार को चकनाचूर कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए संसदीय प्रणाली कहलाता है। एक यहाँ पे केस उदाहरण भी दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, कार्यपालिका की भूमिका बताइए, या राजनीति में कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, कार्यपालिका की कौन कौन सी भूमिका है, कार्यपालिका की राजनीति में क्या भूमिका है। इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। मैं इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगी। ठीक है, तो इसे समझते हैं। देखिए, कार्यपालिका के कार्य भारत में महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। क्यों? क्योंकि यह नीतियां, कानूनों, नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित है। मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत नीति, कानून, नियम और आदि चीज बनाए जाते हैं, और इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अन्य मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। किसमें? कार्यपालिका में। तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री उन्हें सरकार की वास्तविक कार्यपालिका है, मतलब प्रधानमंत्री सरकार की वास्तविक कार्यपालिका है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री क्या है? सरकार की वास्तविक कार्यपालिका, क्योंकि प्रधानमंत्री हर एक निर्णय डिसीजन लेता है, इसलिए सरकार की कार्यपालिका कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो जाता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष वो होता ही है। तो शक्तियों, अधिकारों के साथ संपन्न किया गया है। जैसे मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कैबिनेट मंत्री जो बनाए जाते हैं ये प्रधानमंत्री करते हैं। सिफारिश करते हैं भारत के महान न्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यूपीपीएससी, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये कार्यपालिका का भूमिका दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सम्मिलित होते हैं, लेकिन सरकार की जब बात आती है तो सरकार क्या है? सरकार, प्रधानमंत्री कौन है? सरकार का मेन अंग होता है। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका जो होता है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है सरकार के अंतर्गत। ठीक है, राइट, ओके। अब यहाँ पे देख ले, प्रधानमंत्री की भूमिका मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक मुख्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना होता है। यानी प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक भूमिका के रूप में काम करना होता है, और एक तरह से केंद्रीय कार्यपालिका अपने प्रतिदिन के मामलों में संसद, राज्य और स्थानीय संस्थाओं के साथ अपने आप की केंद्रीय भूमिका के रूप में रहती है, यानी बीच में होती है वो, और सभी की तरफ आदान प्रदान करती है अपने किसको? कार्यों को। तो आमतौर पर संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और ऐसे प्रावधान है जिनमें मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विभिन्न कार्यों के कुशल कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव पारित कर सके। ठीक है, केस उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। राइट, यहाँ पर कार्यपालिका को थोड़ा हम और समझते हैं। ठीक है, देखिए अब कार्यपालिका को समझिएगा। ठीक है ना, ये कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका जो होती है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये सरकार का क्या होती है? एक अंग होती है। ठीक है, राइट, और इसका मेन काम क्या होता है? सरकार का अंग होती है। क्यों होती है? सरकार क्यों इसको अपने पास रखता है? क्यों सरकार का अंग होती है? क्योंकि कार्यपालिका जो होती है ना, वो राज्य के शासन का अधिकार रखती है। यानी राज्य का जो शासन होता है उस पर अधिकार रखती है कार्यपालिका, और अपनी उसकी जिम्मेदारी को, किसकी? राज्य की शासन की जिम्मेदारी को उठाती है। यानी राज्य के शासन का पूरा रख रखाव, नीति, नियम, कानून, सभी चीजें कार्यपालिका बनाती है, और उस पर क्या रखती है? निगरानी रखती है, उसकी जिम्मेदारी उठाती है। ठीक है ना, और कार्यकारिणी कानून को कार्यान्वित करती है। कार्यपालिका का काम होता है कानून को क्रियान्वित करना, लागू करना। ठीक है ना, ठीक है ना, अब तो कोई डाउट नहीं है कि कार्यपालिका क्या होती है। केस आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका, अब प्रशासनिक कार्यपालिका जो होती है उसकी क्या भूमिका है? प्रशासनिक में कार्यपालिका की क्या भूमिका है? प्रशासनिक का मतलब है कि सिविल सेवा जो होते हैं, इनके जो क्षेत्र होते हैं ना, इनके जो अधिकारी होते हैं, सशस्त्र बल जो आदि होते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। ठीक है ना, और जबकि प्रत्येक 5 वर्ष में राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। ठीक है, प्रशासनिक कार्यपालिका राष्ट्र की स्थायी संरचना होती है। ठीक है, और जिसे विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से चयन किया जाता है।
अब ये प्रशासनिक कार्यपालिका राष्ट्र की स्थायी संरचना होती है। सिविल सेवा, सिविल सेवा क्या होता है, एग्जाम होता है ना, और इसे लोग क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, एक अच्छे ओहदे को, पद को प्राप्त करते हैं। तो किसके माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। और राजनीतिक अधिकारों के विपरीत प्रशासनिक कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। राजनीतिक अधिकारों में जो कार्यपालिका होती है, जस्ट ऊपर पढ़ के आते, विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है ना, लेकिन जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। जैसे पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव प्रत्यक्ष मंत्री के प्रति जवाबदेह होंगे, यानी ये प्रशासनिक कार्यपालिका हो गई। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मंत्री के प्रति जवाबदेह होंगे, ना कि विधायिका के प्रति होंगे। ठीक है, राइट। तो दोनों राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करके देश के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो चाहे वो कार्यपालिका हो, राजनीतिक वाली कार्यपालिका हो, पर हम राजनीतिक कार्यपालिका पढ़ के आए थे जहाँ पे प्रधानमंत्री भी होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, जैसे सिविल परीक्षाएं हो गई, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह जो बनते हैं, एग्जाम देकर आते हैं, फिर ओहदे को प्राप्त करते हैं, तो ये बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तैयार करते हैं और देश के कल्याण के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए एक खुलापन सूचना, यानी कि यहाँ पे भी एक उसके माध्यम से आपको बताया गया है। अब राजनीति और प्रशासन के बीच इंटरफेस यानी अंतरपृष्ठ देखिए। अब यहाँ पे समझिएगा, सूचना की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है, यानी कि आप यदि चाहे तो कोई भी सूचना सरकार से ले सकते हैं। ठीक है ना, यानी नागरिक को अपने दस्तावेजों, खातों, नियुक्तियों के पत्र, आदेशवाद की जानकारी देती है। और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम भी बनाया गया था, एक कानून बना दिया गया है। ठीक है, जिसे RTI एक्ट कहा जाता है। राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अग्रणी था। तो विशेष रूप से RTI अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार से इसकी शुद्धता परिणाम प्राप्त। आप RTI एक्ट के तहत सरकार के कामों को जान सकते हैं। आप RTI एक्ट के तहत किसी भी तरह के काम, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो सरकारी काम हो, आप उससे उसकी जानकारी ले सकते हैं। वो सूचना आपको मिल सकती है, आपको अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार दिया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। चलिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो गया है, इसको देख लेते हैं। तो पहला अधिकार प्रदान करता है कि सरकार और उसके अभिकरणों के कार्यों, दस्तावेजों, रिकॉर्डों का निरीक्षण करना। मैंने कहा ना, सरकार और जितनी भी उसकी एजेंसियां हैं, वो जो कार्य कर रही हैं, वो उनके जो दस्तावेज है, जो रिकॉर्ड है, यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप RTI एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन दे करके आप उसको देख सकते हैं। 1 महीने के बाद जो है उसका आपको शायद रिप्लाई मिलता है। ठीक है, दस्तावेज, अभिलेख के विवरण, सारे प्रमाणित प्रतियां आप ले सकते हैं। ठीक है, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना आप ये ले सकते हैं। प्रिंट आउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है जो नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। 4 अधिकार नागरिकों को हमें आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक क्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए RTI अधिनियम के तहत 2005 से केंद्रीय सूचना आयोग क्रियाशील हो गया है, और RTI अधिनियम के अनुपालन में राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है, और एक नई जवाबदेही तंत्र तैयार किया गया है जो RTI आवेदन के 30 दिनों के भीतर, मैंने कहा ना 1 महीने के भीतर जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल तौर पे कैसे, तो भारत का एक नागरिक खरीद के टेंडर, निर्णय लेने में देरी, विशिष्ट योजनाओं या कार्यक्रमों में संसाधनों का उपयोग न करने आदि की जानकारी के लिए RTI का आवेदन दायर कर सकता है। वो टेंडर लेना चाह रहा है, टेंडर खरीदना चाह रहा है, लेकिन उसके निर्णय लेने में देरी हो रही है, जहां से टेंडर लेना चाह रहा है तो क्या कर सकता है, एक RTI दायर करके वो पूछ सकता है कि देरी क्यों हो रही है। ठीक है ना, ये होता है आपका अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से आपको बता दूं। और नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर भी है, जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग भी है, आप देख सकते हैं, सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट भी है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो आपको बता दिया। राज्य और स्थानीय शासन, राज्य स्तर पर शासन। अच्छा, राज्य स्तर पर शासन कैसे होता है? अब देखिए,
राज्य स्तर पर राज्यपाल राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष, यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। वो सिर्फ एक नाम मात्र का होता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 355 के अनुसार राज्यपाल जो होता है वो राज्य सरकार के गठन की देखरेख करता है और केंद्र और राज्य के बीच आदेश की एकता को बनाए रखता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी को जो जोड़ता है या मीडिएटर जो होता है, खबरी जो होता है, वो कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है हर एक राज्यों में। एक क्या गवर्नर बनाती है, एक राज्यपाल बनाती है। इसीलिए बनाती है ताकि वहां पे जो भी, क्योंकि हर एक राज्य में एक ही तो जिसकी गवर्नमेंट है उसी की तो सरकार, उसी की गवर्नमेंट हर एक राज्य में नहीं होगी, स्टेट में दूसरी होंगी। तो हर एक केंद्र राज्य पर नजर रखने के लिए केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करती है और वो जो राज्य का सरकार होता है उस पे उसकी देखरेख करता है, ठीक है, और केंद्र तक पूरी खबर पहुंचाता है। तो विधानसभा में पारित विधायकों को स्वीकृति प्रदान करता है कौन? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर राज्य के महत्वपूर्ण अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास राजनयिक, सैन्य, आपातकालीन शक्तियां नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पास उसको शक्तियां दी गई हैं और राष्ट्र का एक प्रमुख व्यक्ति, पहला व्यक्ति कहलाता है, ठीक है ना। भारत का पहला व्यक्ति कौन होता है? पहला आदमी राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियां नहीं दी गई हैं। और अच्छा ये एक चीज समझिएगा, राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास राजनयिक, सैन्य क्या होते हैं? सेना के 3 वो होते हैं, थल, जल, वायु। ये किसके अंग होते हैं? राष्ट्रपति के अंग होते हैं। माइंड रिमेम्बर रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो राज्य सरकार के दायरे में एक महत्वपूर्ण तटस्थ अभिनेता के रूप में राज्यपाल राज्य की संवैधानिक कार्यप्रणाली के टूटने पर शासन को निरंतर सुनिश्चित करता है। राज्य में कोई भी घटना होती है, कुछ ऐसा लगता है कि कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के बाहर से कोई काम किया जा रहा है, तो तुरंत केंद्र सरकार को सूचित कर देता है राज्यपाल। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर सरकार के वास्तविक मुखिया होने के नाते राज्यपाल विधानसभा, प्रधानमंत्री और नागरिक के बीच एक महत्वपूर्ण संचार चैनल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री होता है राज्य पर, वो सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और उसी के नाते वो राज्यपाल, विधानसभा, प्रधानमंत्री और नागरिक के बीच एक चैनल का काम करता है। अब यहाँ पर एक सामूहिक नागरिक विरोध के मद्देनजर राष्ट्र स्तर पर शासन की प्रक्रिया को समझाया गया है, तो इसे हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है ये देखते हैं। केस उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। न्यायपालिका की भूमिका भी हमने कार्यपालिका देखा था, अब यहाँ पे न्यायपालिका मैट्रिक्स को भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा। मुझे न्यायपालिका जितना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है उतना मुझे यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि न्यायपालिका न्याय से संबंधित है, यानी संविधान से संबंधित है, ठीक है ना। संविधान के जो अधिकार दिए गए हैं, कानून को बनाना, तोड़ना, ये सभी चीजें न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी नियुक्ति, अधिकारियों के अधिकार के उपयोग की जांच का अधिकार होता है और संस्था के रूप में न्यायपालिका का बहुत सम्मान किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने की शक्ति जो होती है किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास होती है, ठीक है ना। तो इसे आप अपने से भी न्यायपालिका को लिख सकते हैं, मुझे इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है। न्यायपालिका के अंतर्गत आप मौलिक अधिकार को लिख सकते हैं, क्योंकि वो न्यायपालिका से हमें दिए गए हैं। हमारे मौलिक अधिकार है, व्यक्तियों के अधिकार है। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लगता है कि वो अधिकार आपको नहीं मिल रहे, आपसे छीने जा रहे हैं, तो आप न्याय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, संविधान का दरवाजा खटखटा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और यदि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि न्यायालय भी सब पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी रखता है, और उसे यदि लगता है किसी व्यक्ति, किसी संस्था विशेष के साथ गलत हो रहा है, तो ऑटोमेटिक एक जो वादिका क्या बोलते हैं उसे, एक केस को कुछ इस शब्द में कहते हैं, उसको वो दायर कर देती है कि इस व्यक्ति विशेष संस्था के साथ गलत हो रहा है, ठीक है ना। शासन के संचालन का ढांचा, गैर राज्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, गैर राज्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, ठीक है। ये नहीं लेंगे हम गैर राज्य को, कुछ के आंसर आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जब आप नीचे पढ़ेंगे ना तो निष्कर्ष में दिया रहता है, ठीक है। ओके, नहीं बिल्कुल नहीं है, चलिए, क्योंकि सभी तो पूछेगा नहीं ना, एक या दो ही क्वेश्चन एक यूनिट से ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकता है, वरना ये एक ही क्वेश्चन लेगा, ठीक है। निष्कर्ष भी आ गया है, तो यहां पर देख लेते हैं। ओके,
इसमें आंसर भी दिए होने चाहिए, जनरली देता है। जो क्वेश्चन ऊपर दिए गए थे, ये देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। जैसे बोध प्रश्न एक का है कि मूलभूत रूपरेखा ढांचा है जो बताता है कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यह जातिगत मत, जेंडर और विकलांगता के बावजूद लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। कौन? संविधान। और राज्य को लोकतांत्रिक भावना के साथ कार्य करने का निर्देश देता है संविधान, ठीक है ना, राइट। संसद कानून बनाने वाली संस्था है जो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती है, संसद का आंसर है। इसमें राष्ट्र संसदीय प्रणाली, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं संसदीय प्रणाली में। यह केंद्रीय कार्यपालिका को उसकी कार्रवाई और निर्णयों के प्रति जवाबदेह बनाता है। कौन? संसद या संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो आप यहां से देख लीजिएगा, अपने क्वेश्चन को देखिए, देन यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करिए, ठीक है। चलिए, सॉरी, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो लेसन हो जाएगा यूनिट 4, शासन के हितधारक। ये भी हम इसी में देख लेते हैं। मुझे लगता है ये लास्ट यूनिट होगा और इस तरह से आपका जो ये ब्लॉक 1 है वो फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम शासन में हितधारक का अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। शासन प्रक्रिया में हितधारकों का महत्व और उनकी भागीदारी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हितधारक होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लें। इस चीज को समझ लेंगे तो यहाँ पर हम इस चीज को अच्छी तरह से, यानी स्टॉक होल्डर स्टेक होल्डर जिसको बोलते, ठीक है ना। बहुत नाम सुना होगा ना स्टेक होल्डर्स का। हितधारक, चलिए देख लेते हैं कि हितधारक ये है क्या। ओके, तो सब चीज क्लियर हो जाएंगी। चलिए, एक संगठन में एक हितधारक कोई समूह या व्यक्ति है जो संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि से प्रभावित होता है या हो सकता है, ठीक है। तो हितधारक ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो परियोजना या संगठन या किसी सरकारी कार्यक्रम में निहित रुचि रखते हैं या निहित स्वार्थ रखते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो परियोजनाओं या कार्यक्रमों के काम के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं या इसके कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप या तो कुछ प्राप्त करने या खोने के लिए हैं। सपोज दैट स्टॉक मार्केट से ले लीजिए, ठीक है ना। तो जो एक संगठन होता है, अब एक संगठन मान लीजिए कोई हो गया और उसमें व्यक्ति भी हो सकता है खाली और बहुत सारे समूह भी हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं और उस संगठन में कुछ उद्देश्य होते हैं जिसको लेकर के ये लोग चलते हैं, ठीक है। और जो हितधारक होते हैं ये ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो कोई परियोजना, जैसे मैंने कहा ना संगठन, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या किसी सरकारी कार्यक्रम में वो रुचि रख सकते हैं, ठीक है। कोई सरकारी कार्यक्रम है उसमें भी रुचि रख सकते हैं और जो परियोजना, जो कार्यक्रम होता है उसके साथ ये काम करते हैं, मिलते हैं, इससे जुड़ते हैं, ठीक है। और साथ में ये क्या करते हैं, किससे या तो पैसा कमाते हैं या इसमें गवाते हैं। दो चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट में, यही होता है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड एक क्या हो गया, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक परियोजना हो गई, हम कह सकते हैं। अब एक व्यक्ति भी इसमें सिंगल हो सकता है और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। अब लोग इसके साथ जुड़ के काम करते हैं, काम करने के साथ साथ में इनको लाभ तो मिलता ही है, इनका खुद का स्वार्थ है ना, क्योंकि इनको उसमें बेनिफिट मिल रहा है। शेयर मार्केट बढ़ता है तो इनके पैसे बढ़ जाते हैं, शेयर मार्केट घटता है तो पैसे कम हो जाते हैं। तो इनमें इनका खुद का स्वार्थ होता है, साथ में जुड़ते हैं, काम करते हैं शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे बढ़ा तो पाया, घटा तो खोया। तो ये क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं या खोने के लिए, यानी कि यहाँ पे नुकसान भी होता है। एग्जाम्पल तौर पे सरकार के मामले में यदि हम कहें कैसे, तो जब सरकार या स्थानीय निकाय राजमार्ग को जोड़ने के लिए एक परियोजना तैयार करता है, मान लीजिए कोई एक परियोजना बनाई जा रही है, दो जगहों को उस परियोजना से जोड़ा जाता है, तो क्या होता है वहां पे, मोटर कार वाले, स्थानीय निवासी और राजमार्ग उपयोगकर्ता हितधारक होते हैं। मतलब उनको यहाँ पर जो परियोजना के कार्यान्वयन के कारण सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। कुछ लोग इसके साथ में होते हैं, उसे अच्छा मानते हैं, सकारात्मक, कुछ लोग इसे बुरा मानते हैं, उसका विरोध करते हैं तो नकारात्मक हो जाता है, ठीक है ना। तो इन सब के बीच इस परियोजना का कार्यान्वयन यानी जो कार्य किया जा रहा है उसके दौरान राजमार्ग के पास रहने वाले निवासी नकारात्मक रूप से प्रदूषण, ध्वनि, धूल प्रदूषण और बढ़ते यातायात के कारण प्रभावित हो सकते हैं। मतलब जो मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है जो बनाया जा रहा है, सड़क कहीं से गुजारी जा रही है और बीच से अगल बगल में घर बने हुए हैं, ट्रेन वहां से गुजारी जानी है।
अब जब ट्रेन वहां से गुजरेगी तो भाई वहां के लोग तो नहीं चाहेंगे ना कि ट्रेन यहाँ से गुजरे, सुविधा तो मिलेगी, लेकिन 24 घंटे ट्रेन की आवाजें, प्रदूषण, ये सभी चीजें उनको मिलेंगी ना, तो वो उसका विरोध करेंगे, ठीक है ना, राइट। तो मोटर कार वाले और राजमार्ग उपयोगकर्ता परियोजना कार्य के साथ लाभान्वित होंगे, लेकिन जो लोग इससे सफर करेंगे वो इससे लाभान्वित होंगे, जो आएंगे जाएंगे। लेकिन जिनके बगल से गुजर रही है, जिनके घर के बीच से गुजर रही है, कि उनके जस्ट सड़क के मतलब कि रेलवे ट्रैक के बाहर उनका घर है, उनको यहाँ पे नुकसान होगा। यही होता है हितधारक, ठीक है ना, राइट। यानी हितधारक का मतलब इसमें पाने से भी है, खोने से भी है, जिसको नुकसान मिल रहा है वो भी और जिसको फायदा हो रहा है वो भी, ठीक है, राइट। जैसे हितधारक जो होते हैं, सम्मिलित होने की संभावना, सार्वजनिक शासन के मुद्दों में नागरिक व्यक्ति के रूप में, सामुदायिक संगठन सीधे रूप से संगठित होते हैं, गैर लाभकारी संगठन भी कुछ होते हैं, व्यापार हो गया, मीडिया हो गया, सार्वजनिक अभिकरण एजेंसियां हो गई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होती हैं, चुने हुए राजनेता भी होते, कुछ लोग तो इसमें नेता भी बन जाते, किसान आंदोलन चल तो रहा था, नेता बन गए थे इसमें कुछ लोग, व्यापार संघ, ट्रेड यूनियन, ये सभी चीजें होते हैं। तो हितधारक एक व्यक्ति, समूह या संगठन हो सकता है, एक व्यक्ति भी कर सकता है, कुछ लोग मिलकर भी कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, जो किसी भी गतिविधि में रुचि या हिस्सेदारी रखता है, परिणाम को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बस ये आपकी हो गया यहाँ पे हितधारक का मत। तो हितधारक एक व्यक्ति, समूह, संगठन हो सकते हैं जो किसी भी गतिविधि, किसी काम, किसी परियोजना में, किसी संगठन में रुचि रखते हैं, हिस्सेदारी रखते हैं, परिणाम को वो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। वो क्षमता है नकारात्मक या सकारात्मक हो सकती है, ठीक है ना, राइट। चलिए, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि 2001 में यूनाइटेड किंगडम में सरकार ने हवाई यात्रा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए हीथ्रो हवाई अड्डे के टर्मिनल 5 का निर्माण करने की परियोजना को मंजूरी दी थी, और हितधारकों पर इसका प्रभाव कई गुना अधिक था। वायु और ध्वनि प्रदूषण का बढ़ना और आगे के विस्तार से आसपास के गांवों पर ही असर पड़ रहा था, और नए स्थानों पर जाने के लिए लगभग 70 निवासियों को विस्थापित किया जाना था। तो उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करके करना यूके सरकार का उत्तरदायित्व था, ठीक है। और इस मामले में 700 निवासी हितधारकों में से एक थे, ठीक है। 700, वहां पे 70 लिखा था, वो 700 होगा। और नए क्षेत्र में निवासियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापित करने की बातचीत करना भी यूके सरकार की जिम्मेदारी थी। और इस परियोजना में कई हितधारकों के प्रभाव की जांच रिपोर्ट और कई स्थितियों सीमाओं की समीक्षा के बाद परियोजना को मंजूरी दी गई थी। यानी कि कोई चीज कहीं पे बनाई जाती है तो वहां के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब लोग कभी उसके साथ में होते हैं, कभी अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। ये चीजें हितधारक, तो देख लीजिए आप थोड़ा सा इसे, ठीक है ना। शासन प्रक्रिया में हितधारक, जैसे अभी चल रहा था आपका किसान का मुद्दा चल रहा था ना, यही होता है शासन प्रक्रिया में हितधारक। कुछ लोग इससे खुश होते हैं, कुछ लोग नाखुश होते हैं। जो खुश होते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो नकारात्मक होते हैं, नहीं खुश होते, वो क्या करते हैं, वो इसके अगेंस्ट चले जाते हैं, और वो फिर क्या कर देते हैं, कहीं पे स्ट्राइक करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ठीक है ना। यही कहलाता है शासन प्रक्रिया में हितधारक। वैश्वीकरण भी हो चुका है, बहुत सारे मुद्दे आ चुके हैं, बहुत सारी चुनौतियां लोगों के सामने आ चुकी हैं, ठीक है ना। दृष्टिकोण, लोगों के शासन का नया दृष्टिकोण बदल रहा है, पर्यावरणीय पतन हो रहा है, प्रवासन हो रहा है, सतत विकास, जमीनी स्तर पर विकास, सभी जो मुद्दे होते हैं शासन से संबंधित होते हैं। और 21वीं सदी की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और शासन के मुद्दों को सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ संबोधित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ओके, संगठन क्या है समझाएंगे। संगठन क्या है, हितधारकों के शासन पर आगे चर्चा करने से पहले हम संगठन को समझते हैं। जैसे संगठन एक सामाजिक व्यवस्था होती है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो सामूहिक लक्ष्यों के अनुसार काम करती है। इनका अपना लक्ष्य होता है और समूह में लोगों को लेके चलते हैं, अपने स्वयं के कार्य को नियंत्रित करती है, और इसकी एक सीमा होती है जो अपने परिवेश से अलग करती है। तो यह शब्द ग्रीक शब्द ऑर्गनन से लिया गया, ऑर्गनन जो बेहतर ज्ञात शब्द एर्गन से लिया गया है। और विभिन्न प्रकार के संगठन है, जिसमें सरकार, कारपोरेट संगठन, गैर सरकारी संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि शामिल है, ठीक है ना। स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे समुदाय हैं, ठीक है, जिनके आधार पर संगठन द्वारा शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, ठीक है, राइट। तो बहुत सारे संगठन हो गए। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है हितधारक। हितधारक शब्द से आप क्या समझते हैं, हितधारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक हितधारक से क्वेश्चन तो जरूर आएगा, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर लेना है
क्योंकि आपका ये लेसन ही हितधारक है। शासन में हितधारक की भागीदारी के रूप में, ठीक है, तो भागीदारी विभिन्न रूप लेती है, विभिन्न रूप में लेती है हितधारकों की। संचार के रूप में, यानी शामिल और प्रभावित सभी लोगों को जानकारी साझा करना। परामर्श, अंतिम परिणाम के लिए हितधारकों से जानकारी अनुभव एकत्रित करना। भागीदारी लेना, उन्हें नीति परियोजना में शामिल करना। और प्रतिनिधित्व, विकल्पों को निर्धारित करने में सहायता करना, उन्हें शामिल करना। ये भागीदारी के रूप में हितधारक है, शासन में लेते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे दिया हुआ है सहयोग और सह निर्माण, ठीक है, तो ये हितधारक है, इसे पढ़ लीजिएगा। हितधारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्तरीय संरचना की स्थापना की थी, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। संरचना का प्रथम स्तर ग्राम पंचायत है और इसके एक और संरचना जिसे ग्राम सभा कहते हैं। यह एक प्राथमिक विचारशील निकाय है जिसे ग्राम पंचायत में सभी निर्वाचनों की सदस्यता होती है और ग्रामीण स्तर पर 3 स्तरीय संरचना की स्थापना हुई। पंचायत शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी लाने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। तो पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय सुशासन संस्थाएं होती हैं, यह सब हितधारक के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। फिर सभी पंचायतों की योजनाओं को ब्लॉक परियोजनाओं के रूप में एकीकृत किया गया, यानी एक किया गया था, और जिन्हें जिला स्तर पर जिला योजना के रूप में किया गया। तो लोगों की योजना अभियान ने कल्याणकारी मुद्दों और बेहतर बुनियादी ढांचे को संबंधित किया था, तो इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण तो हम नहीं देखेंगे, बस हितधारक क्या है, ओके। अभी आगे और भी जब वीडियो आपके लिए लेके आएंगे तब हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक है, राइट। क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ पे निष्कर्ष भी आ गया, यूनिट फिनिश्ड हो गई है और यहाँ पे आपका लेसन भी फिनिश्ड हो गया, ठीक है ना। तो एक ही हितधारक क्या है, तो एक हितधारक एक व्यक्ति या समूह या संगठन, जिसका संगठन या परियोजना या सरकार किसी भी कार्यक्रम में निहित स्वार्थ होता है, खुद का स्वार्थ होता है। हितधारक नागरिक, सामुदायिक संगठन, गैर लाभ संगठन, व्यापार, मीडिया, सार्वजनिक एजेंसियां, निर्वाचित प्रतिनिधि, व्यापार संघ हो सकते हैं और किसी भी गतिविधि या कार्यक्रम में रुचि या हिस्सेदारी रखने वाले हितधारक परिणाम को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना, ओके। हितधारक सिद्धांत की बात की जाए तो हितधारक सिद्धांत व्यवसायिक नैतिकता और संगठनात्मक प्रबंधन का एक वैचारिक ढांचा है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार हितधारक केवल संगठन से स्टॉक रखने वाले लोग नहीं है, इसमें उन सभी को सम्मिलित किया गया जिनके पास व्यवसाय है, व्यवसाय का दायित्व है, जिससे कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, स्थानीय समुदाय शामिल होते हैं। फिर देख लीजिएगा, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई और ये ब्लॉक भी आपका फिनिश्ड हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्लॉक 1 था आपका, जो कि हमने लिया आपका बीपीएजी 172 शासन, मुद्दे और चुनौतियों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे भी लेके आएंगे पूरी ब्लॉक फिनिश हो जाने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा ब्लॉक 2 का होगा, तो इस वीडियो का वेट करिएगा, लेकिन उसके पहले से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टेक केयर, बाय।